हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब और शेयर करिएगा तो जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इसकी डिफिनेशन से यानी कि परिवहन से। ठीक है, देखिए परिवहन का परिभाषा यानी परिवहन किसे कहते हैं? उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से, ठीक है, उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकालने की प्रक्रिया का कहते हैं परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं, परिवहन कहते हैं। ठीक है, देखिए उपयोगी पदार्थ जो हम आप लोग भोजन कर रहे हैं, यानी कि हम शरीर को मैंने भोजन को शरीर के अनेक कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। ठीक है, और जो भी इसका हानिकारक चीज़ है उसको क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। तो इस चीज़ को क्या कहेंगे? परिवहन कहते हैं। ठीक है, अगला बात है पोषक तत्वों का वितरण। ठीक है, गैसों का आदान प्रदान। ये देखो परिवहन जीवों में भी होता है और पादपों में भी होता है। अवशिष्ट पदार्थों का भी निष्कासन होता है। ऊर्जा संतुलन बनाए रखना, ये ठीक है ना, ये सभी बातें होती है। अगला बात पौधों में पदार्थों का परिवहन। ठीक है, देखिए आगे बात कि पौधों में परिवहन पदार्थों का परिवहन क्या है। अब इसमें ये पढ़ना है कि जैसे एक कुश के पौधे हैं, ठीक है, क्या है, एक कुश के पौधे हैं, उसमें परिवहन विसरण विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण, जिसको डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। बहुकुश के पौधे में ये इनमें संवहन ऊतक पाया जाता है। बहुकोशिकीय में क्या पाया जाता है? संवहन ऊतक पाया जाता है, जिन्हें जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, आगे अब जाइलम क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए जाइलम जो है, जाइलम एक जल का खनिज लवणों का परिवहन करता है। जल एवं खनिज लवणों का परिवहन करता है। यहाँ ज से जाइलम और ज से जल का वाहक याद रखिएगा। इसकी गति हमेशा नीचे से ऊपर होती है। ठीक है, यानी कि जड़ से, ये जड़ है, जड़ से ऊपर, ठीक है ना, जड़ से ऊपर तक गति होती रहती है। ठीक ना, यह जल का वाहक होता है। जल जड़ से लेकर ऊपर पत्तियों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। यह मृत ऊतकों का बना होता है। किससे बना होता है? मृत ऊतकों का बना होता है। ठीक है, अगला बात फ्लोएम के बारे में। अब फ्लोएम क्या है? देखिए फ्लोएम जो होता है भोजन का वाहक होता है। किसका वाहक होता है? भोजन का वाहक होता है। पत्तियों में बने भोजन को पौधे के सभी अंग तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। यह जीवित ऊतकों का बना होता है। किसका बना होता है? जीवित ऊतकों का बना होता है। इसमें परिवहन जो होता है, देखिए ऊपर से भी होता है, ऊपर नीचे से ऊपर और फिर ऊपर से नीचे, ठीक है ना, होता रहता है। यानी कि दोनों दिशाओं में होता है, याद रखिएगा। ये नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे होता है, ठीक है ना, यानी दोनों दिशाओं में होता रहता है। ठीक है, इसके मुख्य अंग चालनी नलिकाएं। याद रखिए सवाल पूछता है कि चालनी नलिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो किसमें पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा आप लोग फ्लोएम में। किसमें पाई जाती हैं? फ्लोएम में। ठीक है, आगे हैं, आगे वाष्प उत्सर्जन। वाष्प उत्सर्जन क्या है? देखिए वाष्प उत्सर्जन पौधों के वायु भागों यानी पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है? वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। देखिए वाष्प उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो देखिए पत्तियों में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। उस छिद्र के द्वारा वाष्प बनता है और वाष्प बन के वाष्प उत्सर्जन यानी जल का निष्कासन होता है, उसे क्या कहते हैं? वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तथा एक औसत पेड़ अपने जीवन काल में भार के अनुसार 100 गुना जल वाष्पित करता है। ठीक है ना, एक औसत पेड़ अपने जीवन काल में भार का लगभग 100 गुना जल वाष्पित करता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, आते हैं अगला बात पे। देखिए इसमें बोला गया है कि जंतुओं में परिवहन कैसे होता है। जिस जंतुओं में परिवहन, अब इसमें बोला गया है कि मनुष्य जैसे उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विकसित परिवहन तंत्र होता है जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, यानी कि मनुष्य में जैसे उच्च श्रेणी में जंतुओं और विकसित परिवहन तंत्र होता है जिसे क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, इसमें परिसंचरण के लिए जैसे कि क्या है? ब्लड यानी कि रक्त, और उसके बाद क्या है? हृदय, हार्ट। ठीक है, रक्त को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं, RBC, ठीक है, WBC, उसके बाद क्या है? प्लेटलेट्स।
ठीक है ना, 3 भागों में बट जाता है। ठीक है, आगे अब ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, रक्त। ठीक है ना, तो देखिए रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। सवाल पूछा भी है कि रक्त क्या कैसा ऊतक है, तो रक्त एक तरल संयोजी बोलेंगे, क्या कहेंगे, तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का रंग हीमोग्लोबिन के कारण कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। इसका स्वभाव क्या होता है, क्षारीय होता है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, 7.4 होता है। आगे देखिए पीएच मान भी दिया है 7.4। ठीक है, आगे रक्त की संरचना। अब रक्त की संरचना के बारे में थोड़ा पढ़ लें। रक्त की संरचना यानी कि प्लाज्मा। देखिए रक्त में यानी कि आरबीसी यानी कि जो ठोस कण होते हैं वो 45% होते हैं, याद रखिएगा। और इसी आरबीसी में जो रक्त वाला भाग है उसमें प्लाज्मा होता है। क्या होता है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा जो होता है 55% पाया जाता है। प्लाज्मा कितना है, 55%। ठीक है, यही बात है यहाँ पे देखिए, प्लाज्मा इसमें कितना होता है, 55 होता है। मुख्यतः प्लाज्मा कैसा होता है, पीला चिपचिपा तरल भाग होता है। ठीक है, और रक्त कोशिकाएं जो होती हैं यानी कि आरबीसी यानी कि इसका कैसा होता है, 45% होता है। यह ठोस भाग होता है, कैसा होता है, ठोस भाग। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये तीनों होता है। ठीक है, ठोस वाले भाग में। आगे प्लाज्मा के बारे में देखिए, प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में जल 90% पाया जाता है, प्रोटीन 7% पाया जाता है। प्रोटीन 7%, जौन प्रोटीन है फाइब्रिनोजिन हेपेटिन। ठीक है ना, ये मुख्य है। उसमें लवण और ग्लूकोज भी होता है। लवण और ग्लूकोज कितना होता है, 3% पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा का सीरम कहते हैं। फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। जिसमें फाइब्रिनोजिन रहित होता है उसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मा सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरम। अगला बात बोला गया है लाल रक्त कोशिकाएं। देखिए लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं इन्हें एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी को क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट। इसका कार्य क्या है, श्वसन गैसों का आदान प्रदान यानी कि ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान करना। अब देखिए हीमोग्लोबिन जो रक्त में पाया जाता है वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है, यानी कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जाती है। ठीक है ना, और यदि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जाए तो वो कैसा रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। कैसा रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। और यदि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो तो वो कैसा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। इस चीज़ को ध्यान दिए। आगे अब आते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में थोड़ा। डब्ल्यूबीसी और पट्टिकाणु। देखिए डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। ये शरीर को संक्रमण और रोगों से बचाती हैं। इन्हें शरीर का सैनिक भी कहा जाता है। तो शरीर का रक्षा कौन करता है, ये डब्ल्यूबीसी करती है। यानी कि रोगों से बचाने का काम कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करती है। जीवाणु हो या वायरस हो, ठीक है ना, इन सभी से बचाता है। पट्टिकाणु यानी कि प्लेटलेट्स जो होता है ये रक्त को थक्का बनाने में सहायक होती है ताकि चोट लगने पर अधिक खून बाहर ना निकले। ठीक है, ये रक्त को क्या कर देता है, जमा कर देता है। तो याद रखिए रक्त में प्लेटलेट्स यानी पट्टिकाणु के कारण खून का थक्का बनता है, रक्त बनता है। अब सवाल है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किस विटामिन के कारण रक्त का थक्का बनता है। ठीक है ना, रक्त का थक्का बनता है। ठीक है, आगे मनुष्य का हृदय। अब मनुष्य का हृदय के बारे में। मनुष्य का हृदय एक अत्यंत कोमल मांसल पंप अंग है जो वक्ष गुहा के मध्य में स्थित होता है। यह एक दोहरी झिल्ली यानी कि पेरिकार्डियम से घिरा होता है। किससे घिरा होता है, पेरिकार्डियम से। इसका आकार मुट्ठी के बराबर होता है। एक मुट्ठी जो हम लोग बांधते हैं उसके बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हृदय के कक्ष। हृदय में कितने कक्ष होते हैं, देखिए हृदय हमारा जो कक्ष है उसमें 4 वेश्म यानी 4 कक्ष पाए जाते हैं। वेश्म बोलते हैं उसको। ठीक है, 4 वेश्मों में बटा होता है। जिससे कि आलिंद जो होता है ऊपरी 2 कक्ष यानी कि दायां और बायां होता है आलिंद। और निलय जो होता है नीचे होता है। नीचे के 2 कक्ष यानी दायां निलय और बायां निलय होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए हमारे हृदय में वेश्मों की संख्या 4 होती है। ऊपरी वाला भाग जो होता है आलिंद कहलाता है और निचली वाला भाग जो होता है निलय कहलाता है। आलिंद जो होता है दायां और बायां आलिंद ऊपर, और दायां निलय और बायां निलय कहाँ होता है, नीचे होता है। ठीक है, आगे
हृदय की कार्यविधि, हृदय की कार्यविधि क्या है? देखिए, धड़कन चक्र यानी कि सिस्टोल संकुचन कराता है, उसके बाद डायस्टोल शिथिलन कराता है। क्या कराता है? शिथिलन कराता है। यानी कि एनएस नोड, इसे पेसमेकर भी कहते हैं, या हृदय की धड़कन शुरू करता है। एनएस नोड हृदय के धड़कन को बताता है, ठीक है ना, पेसमेकर के द्वारा। ठीक है, आगे रक्त वाहिनियाँ। तो रक्त वाहिनियाँ कितनी होती हैं? अब देखिए, रक्त वाहिनियाँ जो होती हैं इसमें 3 होती हैं। ठीक है, अब देखिए, रक्त वाहिनियाँ यानी धमनियाँ होती हैं, ये शुद्ध रक्त ऑक्सीजन को हृदय से अंगों तक पहुंचाती हैं। यानी हृदय से ले जाकर सभी अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करती हैं? धमनियाँ करती हैं। और इसमें कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, और शिराएँ जो होती हैं ये अशुद्ध रक्त CO2 को शरीर से हृदय की ओर लेके जाती है। यानी कि शरीर से जो रक्त होता है हृदय की ओर ले जाने का काम कौन करता है? शिराएँ करती हैं। कौन करती हैं? शिराएँ। एक चीज़ और कुछ धमनियाँ होती हैं जिन्हें हम लोग केशिकाएँ कहते हैं। क्या कहते हैं? केशिकाएँ कहते हैं। और केशिकाएँ जो होती हैं, ठीक है, देखिए, एक धमनी जो होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? केशिकाएँ कहते हैं। क्या कहते हैं? केशिकाएँ। और केशिकाएँ का जो काम है वो धमनियाँ और शिरा को जोड़ने का काम करती हैं। धमनी और शिरा को जोड़ने का काम कौन करती हैं? केशिकाएँ कहती हैं। ठीक है ना, केशिकाएँ जो होती हैं एकदम पतली पतली होती हैं। धमनियाँ जो होती हैं थोड़ा मोटी होती हैं। क्या होती हैं? धमनी जो थोड़ा मोटी होती है, शिराएँ इससे थोड़ा सा पतली होती हैं। शिराएँ इससे, धमनी से थोड़ा पतली शिरा होती है और धमनियाँ थोड़ा मोटा होती हैं। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान दिए। आगे अब पढ़ेंगे रक्तचाप। क्या पढ़ेंगे? रक्तचाप। ठीक है, रक्त वाहिनियों की दीवारों पर रक्त द्वारा लगाया गया दबाव रक्तचाप कहलाता है। रक्त वाहिनियों की दीवार पर रक्त द्वारा लगाया गया दाब रक्तचाप कहलाता है। और सामान्य रक्तचाप यानी रक्तचाप को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। यानी कि बीपी जो होता है 120 बाई कितना होना चाहिए? 80 होना चाहिए। सामान्य मनुष्य को बीपी जो होना चाहिए कितना होना चाहिए? 120 बाई 80 होता है। अब देखिए, इस रक्तचाप को यानी कि बीपी को किससे मापते हैं? तो स्फिग्नोमैग्नोमीटर से मापते हैं। ठीक है, किससे मापते हैं? स्फिग्नोमैग्नोमीटर से मापते हैं। ठीक है, देखे होंगे आप लोग। आगे देखिए, हमारे शरीर में हाइपरटेंशन होता है। क्या होता है? हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन कब होता है? जैसे जब रक्तचाप सामान्य से बहुत अधिक हो जाता है तो क्या होता है? हाइपरटेंशन कहलाता है। इसमें मनुष्य का हृदयघात हो जाता है। यानी कि इसमें रक्त वाहिनियाँ फट जाती हैं। हृदय और मनुष्य मस्तिष्क का अत्यधिक दबाव पड़ता है। चिंता और खराब जीवन शैली इसके मुख्य कारण है। ये सभी जो हाइपरटेंशन होता है इसी के द्वारा है। इसमें मस्तिष्क का नसें फट जाती हैं। ठीक है ना, इससे हृदयघात भी होता है। आगे है सारांश समरी। इसमें पादप परिवहन यानी कि जाइलम और फ्लोएम द्वारा जल एवं भोजन का परिवहन होता है। मानव परिवहन में हृदय एवं रक्त वाहिनियों द्वारा संपूर्ण शरीर में परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक है, आगे देखिए, तो अब ये लास्ट पॉइंट था, खत्म हो गया। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं जो भी ये वीडियो है देखें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्त यारों को ज़रूर भेजिए। ठीक है, तो अगला चैप्टर फिर लेकर आएंगे। ठीक है, आप लोग के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।